वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 लैंड सॉयल वाटर नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग थ्रू इन ग्रेट डिटेल in between lines with the proper explanation, MCQs and answer writing program as well. Fine. So myself, Ajit Tiwari, having experienced more than 18 years, my dear friends, complete geography optional, complete GS geography, physical, Indian world, environment, ecology, disaster management, all these courses are available जो बिल्कुल आपकी OSS वन स्टॉप सोल्यूशन होंगी। फाइन। सो 6L प्रोग्राम जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मेन एनसीईआरटी प्रोग्राम मेमोराइज करें, क्योंकि अगर आप सेशन को ध्यान सुनोगे 90% यू आर गोइंग टू मेमोराइज इन द क्लास इटसेल्फ, है ना। और फिर रिकैप कर रहे हैं, अभी हम रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे और लास्ट में हम लेट्स प्रैक्टिस में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। माय फ्रेंड्स, www.ajitlive.in पे जाओगे आप और वहां क्लिक करोगे, आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको याद दिला दूं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप इंपॉर्टेंट सीरीज मिस ना हो कर पाए। फाइन। सो गाइज, पर्सनल मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दिस, ताकि आप राइट ट्रैक पर हैं, आपकी एनर्जी का ड्रेन ना हो। स्क्रीन पर मैं साइड जरा देख लें आप, फॉर एनी असिस्टेंस, आपके लिए स्क्रीन पे लिंक दिख रहा है। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। गाइज आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन? यस नो, जल्दी से आप थम्स अप देख के मुझे बताएं, यू आर रेडी फॉर द ऑसम सेशन, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। सो इन दिस एनसीईआरटी सीरीज we are going to command the basics of geography in the great detail with line by line, between the line, linkages of topic and so on. हमने resources अच्छे से cover कर लिया है और इस chapter 2 के बाद will come on the minerals, power, then agriculture, then industries and then about the human resources और फिर हम class 9th start करेंगे। So my dear friends, in the previous class we discussed about the land use, अबाउट द केस स्टडी ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था, उसकी मिटिगेशन की बातें करी थी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की सजेशंस हमने दी थी आपको। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कंप्लीट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ सॉइल एंड अदर ऑफ वाटर। हमने पिछली क्लास में स्टोरी को स्टार्ट किया था फ्रॉम अफ्रीका। गाइस, कैन यू रिकॉल विच कंट्री ऑफ अफ्रीका, जहां से हमने मोम्बा की स्टोरी को स्टार्ट किया था, माम्बा की। तो फ्रॉम तंजानिया, ये आपको तंजानिया स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर? वेरी सून आई एम गोइंग टू लॉन्च मैपिंग सेशन, ताकि आपको मैं ऑसम ट्रिक से पूरी मैपिंग याद करा दूं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और फिर हमने न्यूजीलैंड की केस स्टडी पीटर की शिप रियरिंग की देखी इन द कैंटरबरी प्लेन। दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड। यहाँ पे सदर्न एल्प्स माउंटेन आपको दिख रहा है और यहाँ पे कैंटरबरी प्लेन जो कि एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक, तो ये सब टॉपिक्स हमने पिछली क्लास में किया था। लैंड के बारे में बात किया था मैंने आपसे, कैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, excessive pressure of population is responsible for high level of deforestation, over exploitation of forest resource, desertification, deforestation, land degradation, land use change, and different climatic factors are responsible for conversion of a forest into different types of land. कई बार फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि भाई आप वहां पे सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर सबको आप डैमेज कर रहे हो, ऑफरिंग थ्रेट टू ऑल दिस। आइए बात करेंगे सॉइल की।
माय फ्रेंड्स ऑलवेज यू विल गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन देते रहूंगा, तो आप देखेंगे दिस पॉइंट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। व्हाट इज सॉइल? मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस, कहां से आया? मे बी फ्रॉम द प्लांट मटेरियल and organic matter which can be of plant origin or animal origin which develops on the earth surface। ये ऊपर की ऑर्गेनिक होराइजन है, फिर ए लेयर जिसमें ऑर्गेनिक होराइजन ऑर्गेनिक मटेरियल मिक्स विद द मिनरल मैटर, फिर बी सबसॉइल मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट और क्ले, एंड देन सी पेरेंट रॉक और सबस्ट्रेटम, और उस पेरेंट रॉक के नीचे अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल। अभी बात करेंगे व्हाट इज वेदरिंग। माय फ्रेंड्स डू यू नो व्हाट इज वेदरिंग? क्या आपको आइडिया है व्हाट इज वेदरिंग? क्या आपको आइडिया है व्हाट इज वेदरिंग? एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। वेदरिंग इज अ डैश प्रोसेस, लंबा सा डैश है, ब्लैंक है। ए फिजिकल, बी केमिकल, सी बायोलॉजिकल, डी ऑल ऑफ द अबव। वेदरिंग इज अ डैश प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा आपका आंसर? जल्दी से आप मुझे बताएं व्हाट अबाउट वेदरिंग, कैसा एक प्रोसेस है? वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, है ना? कैसे भाई? बाय चेंज इन टेम्परेचर, हीटिंग होगी, एक्सपेंशन होगा, नाइट में कूलिंग होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, हीटिंग कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन विल डेवलप क्रैक्स, है ना? ऑल्सो बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ प्लांट्स, कुछ लाइकेंस विच आर, जिसे आप लिचेन नहीं बोलोगे, LICHEN, जो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये लाइकेन रॉक्स के सरफेस पे ग्रो करेंगी और ऑर्गेनिक एसिड, लाइकेनिक एसिड, ओशनिक एसिड, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स को सिक्रीट करेंगी और रॉक्स की वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन को प्रमोट करेंगी। सॉल्यूशन, रेनफॉल, हाइड्रेशन, एक्शन ऑफ वाटर, क्या देख पा रहे हो आप? ह्यूमन का एक्शन। भाई आप कई बार रॉक माइनिंग कर रहे हो, है ना, ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हो। आप अरावली को देख लो, है ना, पूरी अरावली गायब हो रही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, अमॉन्ग देम ह्यूमन इज ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेदरिंग इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। चर्चा करेंगे इस पे, आप ध्यान सुनेंगे इस बात को। सो पीडोलॉजी, व्हाट इज पीडोलॉजी? मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। मृदा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोलॉजी। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी substance covering the surface of the earth is called as soil. Definition of NCERT. Thin layer of grainy substance, thin layer of grainy substance covering the surface of earth is called as soil. ठीक है? कैसे लिंक है? Closely linked to the land. Land forms, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, स्लोप स्टीप है, स्लोप जेंटल है। दिस विल डिसाइड द टाइप ऑफ द सॉइल। ठीक, अगर उस सॉइल के टेक्सचर में प्रॉपरली अगर ऑर्गेनिक मैटर की प्रॉपरली मिक्सिंग हुई, ह्यूमस ऐड हुआ, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुई और वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए, दिस विल मेक सॉइल फर्टाइल। दैट मीन्स soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. Weathered rocks means जिस रॉक का हो चुका है डिसइंटीग्रेशन, जिसका हो चुका है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली ब्रेकडाउन,
दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। मैंने बताया कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन भी इसको प्रमोट करेगा। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ध्यान सुनेंगे, जितनी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होंगी उतनी सॉइल पार्टिकल्स के बीच का पोर स्पेस, पोरोसिटी कम होगी। ठीक, जितनी पोरोसिटी कम होगी उतनी वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट, पानी का प्रॉपर इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो यानी कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जितना ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में प्रेजेंट है उतनी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उतनी सॉइल की वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब वाटर होल्ड होगा तो प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू इस वाटर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, है ना। अब वो रूट के रीच के बियॉन्ड इनफिल्टर्ड होके नहीं आया हुआ है, उसकी इस्तेमाल करने की क्षमता, यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या हम इतनी बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो। एक एनसीईआरटी का डायग्राम है गाइस, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, फॉर फॉर्मेशन, फॉर जेनेसिस, पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? पीडोजेनेसिस। For 1 centimeter of soil formation, it takes hundreds of years. मतलब आपको सॉइल का भी यूज बैलेंस अप्रोच से करना है। So use of soil must be according to balance approach. भाई टॉप पे क्या है? टॉप सॉइल विथ ह्यूमस। ह्यूमस इज हाफ डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, और डिकम्पोज होगा भाई पेड़ों से ताजा गिरी हुई पत्तियां, फ्रेशली फॉलन लीव्स आर कॉल्ड एज लिटर। थोड़ी और डिकम्पोज हुई, दे विल फॉर्म डफ, और डिकम्पोज हुई, दे विल फॉर्म ह्यूमस, और डिकम्पोज हुई, इट विल रिलीज मिनरल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। याद रखेंगे आप, लिटर, freshly fallen leaf, then duff, then humus, then minerals. उसके नीचे सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। फिर उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल, और फिर उसके नीचे पेरेंट रॉक। एक सिंपल क्लास 8th लेवल की प्रोफाइल है। आगे आप एडवांस क्लासेस में ऐसे पढ़ोगे, ऑर्गेनिक होराइजन O1 O2, फिर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C D एंड सो ऑन। फिलहाल अभी इतना ही। सो व्हाट आर द फैक्टर्स गाइस? क्या मुझे आप कमेंट सेगमेंट में लिख के बताओगे व्हाट आर द फैक्टर्स? कौन कौन से कारक मृदा जनन में, सॉइल फॉर्मेशन में, पीडोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगी? क्या पेरेंट रॉक का कोई रोल होगा जिस रॉक के वेदरिंग से सॉइल की फॉर्मेशन हुई है? क्या वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाइस? बिल्कुल। पेरेंट रॉक कैसा है? क्या वो बिल्कुल इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, महाराष्ट्र रीजन का, डेक्कन रीजन का ब्लैक सॉइल? तो भाई इग्नियस रॉक से, लावा के जमने से जो रॉक बनी है, उसके अगर ब्रेकडाउन से, वेदरिंग से सॉइल बना है, तो वो उसके कलर को, उसके टेक्सचर को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को, उसके मिनरल्स को, है ना, उसकी परमेबिलिटी, उसकी पोरोसिटी कि कितनी क्लोजली प्लेस्ड उसके पार्टिकल्स हैं, वो तय करेगा।
दैट मीन्स वन इज पेरेंट मटेरियल। आप सोच के बताओ कि अभी मैंने इस स्टार्टिंग में आपको हिंट दिया, क्या क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? भाई अगर हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट है, दैट मीन्स climate is also, temperature is also, rainfall is also influencing the rate of weathering, hydration, carbonation, है ना? तो आप वेटिंग, ड्राइंग, एक्सपेंशन, हीटिंग, कूलिंग, क्लाइमेट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। रिलीफ की बात करें, अगर हम अल्टीट्यूड की बात करें, है ना, स्लोप की बात करें, तो जाहिर सी बात है अगर स्लोप स्टीप है तो सॉइल की इरोजन ज्यादा होगी, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, संचयन का दर कम होगा। तो फर्स्ट इज पेरेंट रॉक, सेकंड इज क्लाइमेट, थर्ड इज रिलीफ, और उस रीजन की फ्लोरा कैसी है। भाई अगर हमने जो अभी कैंटरबरी का टेम्परेट ग्रासलैंड देखा और घास की लाइफ एनुअल है, हमने पिछली क्लासेस में नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज को देखा और ग्रासलैंड है उसकी लाइफ एनुअल है। एक साल में जब वो लाइफ को पूरी करेंगी, दे विल ऐड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, एंड बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल बिकम्स ब्लैक इन कलर। कैसी फौना, कैसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they are also playing important role. They will affect the rate of humus formation. जितना लंबा समय दोगे, आप बोलते हो कि लंग्स ऑफ अर्थ का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सॉइल प्रोफाइल इज वेल डेवलप्ड बिकॉज इट गॉट लॉन्ग टाइम, इट इज एंशिएंट इकोसिस्टम, लॉन्ग टाइम फॉर पीडोजेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन। तो क्या होगा, सॉइल प्रोफाइल इज, मृदा का संस्तर इज वेल डेवलप्ड और थिकनेस ऑफ सॉइल विल बी मोर। आइए गाइस समराइज करते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। गाइस हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया कि फ्री रिसोर्सेज में मैं आपको जबरदस्त कंटेंट दे रहा हूं, और कैन यू इमेजिन द व्हाट विल बी लेवल ऑफ द पेड क्लासेस। फिलहाल आपको इन फ्री क्लासेस को एंजॉय करनी है, और अपने दोस्तों को, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, ठीक कंडीशन है, आप लग रहा है भाई हार्डवर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो लिंक्स को अपने मीडिया ग्रुप्स में, सोशल ग्रुप्स में शेयर करोगे, दोस्तों को बताओगे, ठीक है। सो और कमेंट में लिख के बताओगे हाउ यू आर फीलिंग द सेशंस। तो पेरेंट रॉक एक इंपॉर्टेंट रोल, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स ये मेन फैक्टर्स है। अदर फैक्टर्स टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सब अलग होंगे। ऑल दिस विल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग स्थानों पे ये वेरी करेंगे। समराइज करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पेरेंट मटेरियल, अभी रिकॉल करेंगे व्हाट दे विल डू। क्लाइमेट रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे व्हाट दे विल डू। टोपोग्राफी समझेंगे हाउ दे विल अफेक्ट। ऑर्गेनिज्म हाउ दे विल इम्पार्ट इम्पैक्ट उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई जितनी माइक्रोबल एक्शन फास्टर होगी उतनी सॉइल का, ऑर्गेनिक मैटर का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट रिजेनरेशन की रेट फास्टर होगी। हाउ टाइम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, वी विल डिस्कस, वी विल लर्न, वी विल अंडरस्टैंड। हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड्स ऑन स्क्रीन। जल्दी से आप इस पॉइंट को स्क्रीन पे झमाझम करते हुए देखें। गाइस पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये उस सॉइल की मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी, सबकी क्या करेंगे, दे विल इन्फ्लुएंस द मिनरल कंटेंट कि उस सॉइल में मिनरल्स कैसी हैं। दे विल इफेक्ट परमिएबिलिटी कि क्या है उसका रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, कितनी उसकी है, जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हम रिलीफ की बात करें,
अल्टीट्यूड, स्लोप, ये क्या करेंगी, सॉइल की एक्युमुलेशन को तय करेंगे कि इरोजन ज्यादा है कि फॉर्मेशन ज्यादा है। फ्लोरा, प्लांट, फौना, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, रेट ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रीजेनरेशन, ये उसके दर को, रेट को प्रभावित करेंगे। क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, they will also influence the rate of weathering and formation of humus। ये वेदरिंग के रेट को, ह्यूमस के फॉर्मेशन के रेट को ये प्रभावित करेंगे। जितनी कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड होगी, क्या होंगी, माइक्रोबियल एक्शन फास्ट होगी, और जब माइक्रोबियल एक्शन फास्ट होगी तो ह्यूमस का तेजी से मिनरल्स के फॉर्म में कन्वर्ट्स और न्यूट्रिएंट्स का रीजेनरेशन। टाइम्स डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। अगर लंबा समय मिला तो सॉइल प्रोफाइल बिकम्स वेल डेवलप्ड। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मैं बिल्कुल पानी पीते हुए साइड हो जा रहा हूं। आगे बढ़े गाइस। सो थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज सॉइल। ठीक है, कौन कौन सी फैक्टर्स, भाई इंडिया के सॉइल कई तरह के होंगे, आगे पढ़ोगे आप। तो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन? सॉइल इरोजन, क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल एंड डिप्लेशन आर मेजर थ्रेट ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्स। भाई ह्यूमन का और नेचुरल फैक्टर्स बोथ कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। गाइस आपको रिकॉल करना है कि क्या फैक्टर्स ह्यूमन की, नेचुरल की रिस्पॉन्सिबल होंगी। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कैसे ये सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जल्दी से, फास्ट देखिए आप। फैक्टर्स विच लीड टू डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, जितनी कटिंग ऑफ ट्रीज होंगी, पूरा सॉइल एक्सपोज हो रहा है। मैंने आपको अमेजन फॉरेस्ट में बताया था, ठीक, क्लास 7 एनसीईआरटी, कि मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल फॉरेस्ट में ट्रैप हो रहा है और 125 से 150 के आसपास ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। अगर फॉरेस्ट क्लियर हो जाए तो पूरा का पूरा रेनफॉल लैंड पे स्ट्राइक करे और क्या होगी, सॉइल का इरोजन का रेट बढ़ जाएगा। अगर ये डिफॉरेस्टेशन माउंटेन पे हुआ तो वाटर की इनफिल्ट्रेशन एंड दिस विल लीड टू लैंडस्लाइड, और पूरा पानी फ्लो करके वैली साइड में इट में लीड टू फ्लड एज वेल, है ना। ओवर ग्रेजिंग, जानवरों की अत्यधिक चरगाही भी सॉइल को एक्सपोज करेगी और वहां पे विंड इरोजन की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रभाव बढ़ जाएगा। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, शीट इरोजन, स्प्लैश इरोजन, ये कार्य करेंगी। दैट मीन्स कुछ फैक्टर्स हम रिकॉल कर रहे हैं, आइए उनको देखने का प्रयास करें। कैसे जोरदार झमाझम बारिश हुई और पूरा का पूरा शीट इरोजन, ऑर्गेनिक लेयर, फर्टाइल लेयर वहां से इरोड हो गई। कैसे मैसिव रेनफॉल ने लैंडस्लाइड कॉज कर दिया। मैंने आपको लैंडस्लाइड पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ाया था और क्वेश्चन भी आपको दिया था, है ना। तो सॉइल को कंजर्व कैसे करेंगे? गाइस, सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर मल्चिंग, बड़ा बेहतरीन है। जो बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे धान की फसल काटी, गेहूं की फसल काटी, ध्यान सुनना, कितने आजकल फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। हार्वेस्टर से लोग फसल काट दे रहे हैं और नीचे का जो बेजल पार्ट है, क्रॉप का रेसिड्यू है, स्ट्रॉ है, उसमें आग जला रहे हैं। जब आग जलेगी तो पूरे सॉइल का अर्थवॉर्म, फार्मर का फ्रेंड, बैक्टीरिया, सॉइल के फ्लोरा, फौना,
सब हाई टेम्परेचर में मर जाएंगे। तो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट की रिजेनरेशन, ह्यूमस की फॉर्मेशन प्रभावित होगा। एक तो आग जलाने से सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूज सोर्स हमने लॉस कर दिया, प्लस सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को मार दिया, सॉइल की इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाया, एयर को डैमेज किया। और अगर ये कार्यक्रम एनसीआर में दिल्ली के आसपास के राज्यों में हो रहा है तो हर वर्ष आसपास के राज्यों के पराली का जलना और दिल्ली की एयर पोल्यूशन का लिंक होना आपने नवंबर दिसंबर के महीनों में सुना है ना भाई। अगर जो स्ट्रॉ ऊपर के लेयर पे आपने बिछा दिया, लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्या होगी? जब वो डिकम्पोज होगा तो वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच के पोर स्पेस को कम करेगा और वो मॉइस्चर को होल्ड करेगा। इट विल हेल्प इन रिटेनिंग मॉइस्चर। मल्चिंग आप ऐसे बिछा सकते हो। आलू काटा, आलू का जो रिमेनिंग पार्ट है बिछा दिया। इन पोटैटो आलू एडिबल पार्ट इज स्टेम। आलू में आप तना खाते हो, मॉडिफाइड स्टेम। दिस मॉडिफाइड स्टेम इज कॉल्ड एज ट्यूबर। तो ट्यूबर स्टेम खाते हो आप इन द केस ऑफ पोटैटो। एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, कंटूर बैरियर्स का बन जाना। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Stones, grasses, soils are used to build barriers along the contours. Trenches are made in front of barriers to collect water. ये आपको कंटूर प्लाविंग दिख रहा है। आप स्लोप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो बैरियर्स स्टोन की, ग्रास भी रेट ऑफ इरोजन को कम करने का प्रयास करेगा, है ना। और ट्रेंचेस में वाटर को आपने स्टोर करने का प्रयास किया। Rocks are piled up to slow down the flow of water. Rock dam बना दिया। This prevent gullies and further soil loss. Helps retain soil moisture. भाई जब वाटर को आपने रोक दिया तो सॉइल इरोजन के बजाय वाटर ग्राउंड में इनफिल्टर कर रहा है, वहां एक्युमुलेट कर रहा है ना। ये आप यहाँ पे एक टेरेस फार्मिंग, स्लोप्स पे आपने सीढ़ी नुमा अरेंजमेंट किया, वेरी कॉमन इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, है ना। कंटूर प्लाविंग, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। भाई जो स्लोप स्टीप थी अब आपने सीढ़ी बना दिया। ये देखो आप, वाटर स्टोर हो रहा है। अब ये स्लोप ऊपर कर दिया, इनफिल्टर हो रहा है लाइक दिस। सो दे आर मेड ऑन स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। और यहां फ्लैट पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। देखो आप, ये फ्लैट में आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन। तो टेरेस फार्मिंग सरफेस रन ऑफ को कम कर दे रहा है, सॉइल इरोजन की रेट को कम कर दे रहा है। ठीक, ये देखिए क्या बेहतरीन आपको गाइस। सो टेरेस फार्मिंग, फ्लैट सरफेस पे फार्मिंग हो रही है, आपने स्टीप स्लोप पे टेरेसेस बना दी, सरफेस रन ऑफ रिड्यूस हो रहा है ना। सॉइल इरोजन की रेट कम हो रही है। हाईली सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। आपको पीछे धान की खेती होती हुई दिख रही है। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन alternate rows and shown at different times to protect the soil from rain wash. भाई अगर आप अल्टरनेट रोज के फॉर्म में क्रॉप ग्रो करोगे तो वो भी इरोजन की रेट को कम करेंगी और सॉइल को रेन वॉश से बचाएंगी। गाइस रिकॉल करेंगे, नाम सिर्फ कम पीछे आप नहीं देखोगे, रिकॉल करोगे। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन? प्लीज समराइज, रिकॉल करेंगे, प्लीज समराइज नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। कौन कौन सी नेचुरल्स और मानव द्वारा जनित कारण आपने रिकॉल करना है? डिफॉरेस्टेशन, है ना, ओवर ग्रेजिंग,
excessive use of chemical fertilizers, insecticides, pesticides, rain wash, landslide, flood, land use change, faulty method of agriculture, बहुत बता सकते हो आप। अब आपको रिकॉल करना है सम कॉमन मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। हमने किया फास्ट मल्चिंग, आपने लैंड पे स्ट्रॉ को फैला दिया, इरोजन कम कर दिया, वो डिकम्पोज हुआ, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ, इनफिल्ट्रेशन बढ़ा, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी। कंटूर बैरियर्स की बात हमने की, हमने रॉक डैम की बात की, हमने टेरेस फार्मिंग की बात की, हमने कंटूर प्लाविंग की बात की, हमने इंटरक्रॉपिंग की बात की, हम शेल्टर बेल्ट बनाएंगे। सो प्लाविंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। क्या हो गया? कंटूर प्लाविंग। बिल्कुल आप पैरेलल प्लाविंग कर रहे हो कंटूर हिल के, है ना। शेल्टर बेल्ट, जय इन द कोस्टल एंड ड्राई एरियाज रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट, ताकि विंड इरोजन का दर कम हो जाए। ठीक, टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। ये देखो आप एनसीईआरटी से इमेज लिया है, शेल्टर में ट्रीज आर प्लांटेड वेयर इन कोस्टल रीजन्स, वेयर इन ड्राई रीजन्स, लेकिन इतना ड्राई ना हो कि वो ट्री को सस्टेन ना कर पाए। सो रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर। ये देखिए आप, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना ज्यादा वहां पे वाटर अवेलेबल है। तो गाइस ट्राई टू रिकॉल। नाउ लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक ऑन वाटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, क्या आपने आंसर लिखा? ठीक, बहुत जल्दी मैं आपके आंसर के चेक करने का और मॉडल आंसर देने का पैटर्न भी स्टार्ट करने वाला हूं। डोंट वरी, सब काम चल रहा है। मैंने क्वेश्चन दिया था व्हाट आर लैंडस्लाइड्स, डिस्कस इट्स कॉजेस विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी। हमने एक हिमाचल का केस स्टडी लिया था एंड ऑल्सो मेंशन सम मिटिगेशन मैकेनिज्म। लिखा आपने? गाइस लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ऑल ऑफ सडन आप अच्छा आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। इट इज ए इवॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था, जब देखूं तो क्या आप आंसर कर पा रहे हो। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू, हरी अप फास्ट, ये मैंने आपसे कराया था। क्या होगा इसका आंसर? ये आपको इसका आंसर करना है गाइस, हरी अप फास्ट, बी क्विक एंड फास्ट। तो यहां पे क्या लिखा आपने? ऑल ऑफ द अबव। भाई डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन, डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट, लो लाइंग एरियाज, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल। कर लिया? चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप, मैं साइड हो जा रहा हूं। So land resource can be conserved by A. Forestation, deforestation, land reclamation। क्या होगा इसका आंसर? मैंने कहा कैसी आवाज आ रही है स्टूडियो के बाहर। सो भाई जाहिर सी बात है, कंजर्व में अभी आपने डिफॉरेस्टेशन का प्रभाव देखा कि ये लैंड डिग्रेडेशन कॉज कर रहा है ना। सो 2 कांट बी द राइट आंसर। फाइन, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब आपके पास है ए और सी। ए फॉरेस्टेशन दोनों में है, लैंड रिक्लेमेशन दोनों में है, रेगुलेटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर दोनों में है,
है ना, 1, 3, 4। क्या लैंड स्लाइड लैंड रिसोर्स को कंजर्व करेगा? नो। क्या एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर करेगा कंजर्व? नो। सो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4। याद आ रहा है? यस और नो? चलिए, ये ए नहीं है, सी है। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाई टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड। आज ही स्टार्टिंग में रिवाइज कराया और आपसे कहा कि दिस प्रोसेस कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। Breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, frost action, plant, animal and human activity is called. क्या होगा? वेदरिंग। याद आ रहा है? ये अभी अब ये मैंने आपको बताया, आज ही कराया। Which of the following is not moist? Top soil with humus and vegetation A, subsoil with sand, silt and clay B, weathered rock material C, developed organic horizon D। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। जल्दी से आप कमेंट सेगमेंट में लिख के बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैस्ड, कौन सा मैस्ड नहीं है। हरी अप गाइस, फास्ट। Done. So first is masked, second is masked, third is masked. What about fourth? भाई अगर ये डी, जाहिर सी बात है इतना नीचे ऑर्गेनिक होराइजन कैसे होगा? तो करेक्ट क्या है? डी इज द पेरेंट रॉक। यहां देखो आप, ये डी यहाँ पे डेवलप ऑर्गेनिक होराइजन के बजाय ये ऊपर टॉप पे होगा, इसके ऊपर। D इज द पेरेंट रॉक, तो D वहां पे मैच नहीं था। फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच, D इज द पेरेंट रॉक। दैट मीन्स सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आपसे फ्रेम कर सकते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर, क्लाइमेट एंड पेरेंट रॉक। गाइस जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे। जल्दी से फास्ट। भाई जितना लंबा टाइम उतना वेल डेवलप्ड। अभी हमने रिवाइज किया कि क्लाइमेट और पेरेंट रॉक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सॉइल टेक्सचर फैक्टर नहीं है। ये आउटकम है, कैसा पेरेंट रॉक, कैसी वेदरिंग, कितना लंबा समय, कैसा क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग सॉइल का टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का, ये इफेक्ट है, प्रभाव है। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर टेक्सचर, क्योंकि पेरेंट रॉक तय करेगा टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। ये पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में आज ही कराया। गाइस देख रहे हो, क्वेश्चंस के थ्रू हम चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? जहां पे बिल्कुल स्टीप स्लोप है वहां पे सॉइल इरोजन को आप कैसे चेक करोगे, कैसे रोकोगे? मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम भी दिखाया। भाई इन ड्राई एंड कोस्टल एरिया, शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक्स, है ना, मल्चिंग तो कहीं भी कर लोगे आप। टेरेस कल्टीवेशन ड्रॉ किया था ना, कैसे आपने यहां पे टेरेस ड्रॉ करी है, टेरेस ड्रॉ करी है। सो सी इज द राइट आंसर। टेरेस फार्मिंग, broad flat steeps or terraces are made on steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion.
ये सरफेस रनऑफ और सॉइल इरोजन के रेट को कम कर रहा है। आइए एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, दैट इज अबाउट वाटर। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तभी तो जब आप स्पेस से अर्थ को देखते हो, बिकॉज 3/4 ऑफ सरफेस is covered with water, it appears bluish in color. That is why Earth is called as a blue planet. नीला ग्रह बोलते हैं आप। It is a watery planet. It is a water planet. है ना मजे की बात कि ब्लू प्लेनेट होने के बावजूद, वाटर प्लेनेट होने के बावजूद भी वाटर की स्कार्सिटी है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन। सबसे पहले लाइफ की ओरिजिन कैसी थी? मरीन थी। मरीन मीन्स बिलोंग्स टू सी, समुद्री। ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। इवन टुडे ओशन कवर्स 2/3 of the Earth's surface and support a rich diversity of plant and animal life. क्योंकि ओशंस आपस में कनेक्टेड है। मैं जरा ग्लोब में आपको दिखा दूं और चीजों को और झमाझम समझा दूं। भाई ये देखो आप, क्योंकि अगर हम पैसिफिक की बात करें तो पूरी पैसिफिक आपको यहां कनेक्टेड दिख रही है, यानी कि अलग अलग हीट जोन्स हो रही है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, तो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्या होगी? प्लांट और एनिमल लाइफ यहाँ पे डाइवर्स होंगी, फ्लोरा और फौना वहां पर डाइवर्स होंगी, पीको प्लैंक्टॉन्स, नैनो प्लैंक्टॉन्स, एल्गीज, कुछ सी ग्रासेस, सर्गेसम, वीड्स। आपने अटलांटिक ओशन में पढ़ना है सर्गेसो सी फॉर्मेशन के बारे में, ठीक। सलाइन एंड फ्रेश वाटर। द ओशन वाटर इज हाउ एवर सलाइन। नदियां जो ड्रेन हो रही हैं, अलग अलग स्टेटा से आ रही हैं, अपने बेसिन से, जिस रॉक से आ रही है, वहां से वो सॉल्ट कंटेंट लेकर फाइनली सी में ऐड हो रही है। इन ज्योग्राफी, इन ओशनोग्राफी, सैलिनिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट, सॉल्ट present in grams per kilogram of water. So ocean water is saline, not fit for human consumption. Fresh water accounts only for 2.7%, है ना? Only for 2.7%। सोचिए आप, 70% of this, उसका भी देखिए huge part occurs as ice sheets, glaciers in Antarctica, Greenland and इन माउंटेन रीजन। क्लियर है? ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। ड्यू टू द लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, तो ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, लेस देन दैट एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। सोचो आप, ठीक। फ्रेश वाटर का 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल, फाउंड एज ग्राउंड वाटर, surface water in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere। कौन कौन से फ्रेश वाटर के फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है? क्वेश्चन बना, which of the following source of fresh water is available to human? A ground water, B surface water, डिफाइन नहीं किया, C river water, D lakes water, E वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। लोग परेशान हो जाएंगे कि वाटर वेपर कैसे उपलब्ध होगा। अरे यही तो रेनफॉल कराएगा, यही तो आपके क्रॉप्स के लिए ग्राउंड वाटर में, लेक्स में, रिवर में, अगर आप स्मार्ट हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने कर ली है, तो आप इसे यूज कर पा रहे हो, है ना गाइस। वाटर साइकिल, फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। Water can neither be added nor subtracted from the earth. Total volume remain constant। यहां से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। assertion और रीजन के फॉर्म में, ध्यान सुनना, क्वेश्चन दिया, लिसन वेरी केयरफुली। nowadays
In urban areas, we are experiencing severe water scarcity, fresh water scarcity, due to expanding population. ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट, वाटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। फिर आपसे दिया 4 स्टेटमेंट बना दिए, 4 ऑप्शन दिए, जाहिर सी बात है क्या देख रहा कि भाई पहले वाली बात भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन आपस में तालमेल नहीं है। दोनों ट्रू है, बट सेकेंड इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। वाटर साइकिल में क्या हो रहा है, जो वाटर अगर आपके दिल्ली से इवेपोरेट हो रहा है, वो जाके क्लाउड बना के कहीं दूर रेनफॉल कॉज कर रहा है ना। इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, air and land and back again through the process of evaporation। भाई कहीं से इवेपोरेट हो रहा है, कहीं पे रेनफॉल कॉज कर रहा है, कहीं पे रन ऑफ के रूप में वो मूव कर रहा है, तो पूरी साइकिलिंग हो रही है। वाटर की शॉर्टेज दिस क्यों हो रहा है भाई, वाटर की साइकिल पढ़ चुके हो आप, वाटर की शॉर्टेज क्यों हो रही है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। भाई हम अगर देखें आप तो हम कई कारणों से वाटर की वेस्टेज कर रहे हैं। हम सिर्फ ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, बाथिंग में, प्रोडक्शन में, क्रॉप एग्रीकल्चर में, हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज अगेन प्रोडक्शन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर जनरेशन थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स एंड अदर यूजेस। जाहिर सी बात है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये दिया था मैंने आपको, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड rising standard of living are the major factors to shortage in supply of fresh water। ध्यान सुनना, either due to drying up of resources or this is the more water pollution। एक तरफ हीट वेव्स, लैंड यूज चेंज। भाई चेन्नई के फ्लड को रिकॉल करें तो झीलों के कैचमेंट एरिया पे अर्बनाइजेशन का होना, अर्बन एक्सपेंशन का होना, कंक्रीट जंगल का बनना, उनके कैचमेंट एरिया का डैमेज करना एक मेजर फैक्टर था फॉर द चेन्नई फ्लड। याद करिए, बिना ट्रीटमेंट के सीवेज का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का रिलीज करना इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वर्ल्ड में सीवियर वाटर की स्कैसिटी हो रही है। क्या करना है आपको, इस ब्लू प्लेनेट के वाटर को आपको टेक्नोलॉजी यूज करके इजराइल की तरह कैसे उसने सलाइन वाटर को ट्रीट किया और फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ड्रिंकिंग यूज कर रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, स्कैसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, northwest Mexico, southern America, entire Australia, 2/3 desert ही है, facing shortages in the fresh water supply। Maximum part of Australia, southern part of South America, Mexico का रीजन, US का पार्ट है ना, इधर वेस्ट एशिया का पार्ट आप देख पा रहे हो, अफ्रीका का पार्ट, सारा डेजर्ट पढ़ा ही आपने, है ना। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन मोस्टली मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैसिटी। भाई जहां पर रेनफॉल इरेगुलर है, टेम्परेचर हाई है, वाटर की प्रॉपर टेक्निकल मेथड से हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है। 10 water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation
और द स्कैसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्या हो रहा है? नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको भी हम ही प्रभावित कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हम ही करा रहे हैं, ठीक। और ओवर एक्सप्लोटेशन, कॉन्टेमिनेशन, एंथ्रोपोजेनिक, मानव द्वारा जनित, ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। सो वाटर शॉर्टेज मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन द सीजनल रेनफॉल। भाई रेनफॉल का इरेगुलर होना, क्लाइमेट चेंज का होना, एंथ्रोपोजेनिक ओवर एक्सप्लोटेशन फॉर, पीछे देखा आपने, फॉर एग्रीकल्चर देखा आपने अभी, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फॉर फुलफिलिंग डिमांड ऑफ फूड, फॉर फॉडर, for use of pesticides in agriculture, their release in the water bodies, lakes, rivers, causing problem of nutrient enrichment of the water bodies, eutrophication, increase in chemicals in the body of plant, and then onwards to the next trophic level, that is a problem of biomagnification. 54% of India is facing high to extreme water stress. My God, हाई टू एक्सट्रीमली हाई। ये आपको जितने डार्क कलर दिख रहे हैं, एक्सट्रीमली हाई, डार्क रेड, थोड़े लाइट रेड और हाई, माय गॉड, ये आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। कर ले गाइस, यस नो, जस्ट ए मिनट, लेट मी check it. Exit. Conservation of water sources. Access to clean and adequate water source is major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling source. Even though water is renewable source, it overuse and pollution. अभी पीछे क्या हमने मेक इट अनफिट फॉर, है ना, यूज। भाई कैसे रिकॉल करेंगे? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियल ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर द मेजर कॉन्टामिनेंट्स। दे पोल्यूट वाटर विद द नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड। एनवायरमेंट में कराऊंगा आपको यूट्रोफिकेशन, तो वहां पे आपकी और क्लियरिटी होगी। ये दिल्ली एनसीआर के यमुना का एग्जाम्पल है। पूरा अर्बन एरिया का सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड वाटर बॉडी में नाइट्रेट, फॉस्फेट, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब ज्यादा हो गए। जितने पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होंगी और एक्वेटिक लाइफ की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होगी, है ना। बायोमैग्निफिकेशन, most of these chemicals being non-biodegradable reach human bodies through water. सोचिए आप सोच नहीं पा रहे हो कि वो केमिकल्स कैसे आपकी बॉडी में आ रही है। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन द वाटर बॉडीज। तो क्या करना है आपको? प्रॉपरली उनको ट्रीट करना है और फिर जाके उसको रिलीज करना है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर slow the surface runoff and replenish the underground water bodies. भाई वाटर का हार्वेस्ट करना, रेन वाटर को आप स्टोर करिए। Another method to save surface runoff, और जब सरफेस रनऑफ को कम कर दोगे तो क्या होगी? इरोजन कम हो जाएगी। उस वाटर को यूज करेंगे फॉर इरिगेटिंग फील्ड। टैंक्स का निर्माण करना, बड़े बड़े टैंक्स का, आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण करना जो रेन वाटर को स्टोर करेगा। The canals should be properly lined to minimize losses by water seepage. Water seepage को कम कर देना। Sprinklers effectively irrigate the areas by checking the water loss through seepage and evaporation. तो स्प्रिंकलर इरिगेशन से क्या हो रहा है? भाई जितनी क्रॉप की डिमांड है वाटर का, उतना ही आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, लॉस मिनिमाइज हो रहा है।
कैसे बायो मैग्निफिकेशन में, देखो आप, जापान की स्टडी है, जापान के मीना माटा बे, क्या नाम है, मीना माटा बे ऑफ जापान। क्या हो रहा है यहां पे, पूरा मिथाइल मर्करी थर्मल पावर प्लांट्स इंडस्ट्री से रिलीज हुआ। ये मिथाइल मर्करी एल्गीज के बॉडी में गई, एल्गीज को, क्रिल को छोटी मछलियां खा रही है, बड़ी मछलियां खा रही है, इंसान भी खा रहा है। फूड चेन में मर्करी का एंटर करना। नेम ऑफ डिजीज मीना माटा। नर्वस डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। क्या हो रहा है, जितना ट्रॉफिक लेवल हाई होगा उतना केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। केस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, ये आपको स्प्रिंकलर इरिगेशन दिख रहा है, वाटर की वेस्टेज को कम कर रहा है। In dry regions with high rate of evaporation, drip or trickling irrigation is very useful. The available water resource can be therefore conserved by adopting these means of conservation. क्योंकि कई बार किसानों को समझ नहीं होती, और जिन राज्यों में मुफ्त की बिजली मिलती है वो रात रात भर मोटर पंप चला के छोड़ रहे हैं। भाई जितनी सॉइल में वाटर की लॉगिंग होगी, सॉइल में एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन का एब्सेंस, लिमिटेड सप्लाई, क्या होगी, सॉइल के ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, और फर्टिलाइजर्स की लीचिंग होगी, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा, तो वो इफेक्टिव मींस ऑफ इरिगेशन नहीं है। ओके गाइस, आज सेशन को यही वाइंड अप करेंगे। सो फॉर एनी असिस्टेंस, अगर आप चाहते हो कि आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें, गाइस दिस इज अ ब्रॉडकास्ट ग्रुप, कोई भी आपके नंबर को मिसयूज नहीं कर पाएगा। वी आर टेकिंग हाईली केयर ऑफ योर प्रिवेसी। और फिर फॉर असिस्टेंस आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। फाइन, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, और कल हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। इसी बातों के साथ अपना खूब ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।